गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 विज्ञान का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु या धातु के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के क्लासेस कर चुके हैं और आज क्लास होने वाला है वो है रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बच्चों इस अध्याय में इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं 2026 के माध्यमिक पात्रता परीक्षा के अनुसार वो सारे प्रश्नों को बारी बारी से बताने का प्रयास किया जाएगा और तब तक जितने भी विद्यार्थी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जरूर जुड़े और बार बार एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ झारखंड के उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो इस वर्ष बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हैं मैट्रिक के परीक्षा में। तो उन बच्चों को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करने में सहायता मिल सके। तो चलिए चलते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। बच्चों हम तो चैप्टर शुरुआत से नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को बताएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है इस समय कि पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम लोग छोटा मोटा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके रिलेट में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में आपसी साझेदारी होती है और कार्बन के बीच में कार्बन आपस में एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर इसका समूह का बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह में एल्केन ग्रुप आते हैं जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 और इसका फर्स्ट जो प्रथम सदस्य होते हैं वो मीथेन कहलाते हैं और CnH2n+2 के सूत्र की सहायता से हम लोग इसके ग्रुप में एल्केन सदस्य में जितने भी यौगिक बनते हैं उस सारे यौगिकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप अपने बुक का इस चैप्टर को निकाल के देखिए, एल्केन समूह का यौगिक का नाम दिया होगा। तो बच्चों और अगला हमारा प्रश्न है वो है अपरूपता किसे कहते हैं। कार्बन के दो अपरूपों का नाम बताइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए क्योंकि अपरूपता अक्सर पूछते रहता है। तो बच्चों कार्बन के अपरूपता के रूप में बात करें तो आखिर अपरूपता क्या होता है, तो सेम एक ही तत्व का अलग अलग गुण के आधार पे भौतिकी गुण के आधार पे प्रकृति में विविध रूपों में पाए जाना ही अलग अलग रूपों में पाए जाना ही क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। और चूंकि हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन के अपरूपता के रूप में आते हैं, प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है एक हीरा और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं तो ग्रेफाइट, दूसरा ग्रेफाइट होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, यस सर हम लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे का प्रश्न को भी अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आगे का हमारा प्रश्न है वो है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो बच्चों समजातीय जो श्रेणी होता है ये अक्सर प्रश्नों में पूछा गया है, पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है, ये एक क्वालिटी या गुण है जो प्रक्रियात्मक समूह के सदस्यों के क्रमागत कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बीच का जो अंतर होता है वो CH2 को बताता है। प्रक्रियात्मक समूह के किसी भी समूह के सदस्यों के बारे में बात करें, जैसे एग्जाम्पल में अगर एल्केन को ही ले लेते हैं तो बच्चों एल्केन में आप देख सकते हैं पहला जो सदस्य है एल्केन ग्रुप का वो है CH4 और दूसरा सदस्य है C2H6 और ये दोनों क्रमागत एल्केन समूह के यौगिकों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, CH2 का आ रहा है।
तो हमेशा चाहे परिक्रियात्मक समूह का किसी भी ग्रुप के दो क्रमागत सदस्य के बीच का अंतर का पता करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ CH2 का अंतर आएगा और इसी गुण को इसी श्रेणी को हम लोग बोलते हैं, इसी अंतर को हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। बच्चों अगला हमारा प्रश्न है वो है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो इस चैप्टर में संकलन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। संकलन अभिक्रिया क्या होता है तो बताए थे, जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त। तो संकलन अभिक्रिया की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलने का काम करते हैं, परिवर्तन करने का काम करते हैं। जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलना हो तो संकलन अभिक्रिया का हेल्प लिया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि C2H4 जिसका नाम क्या है, इथीन नाम है, इथीन नाम है। जब इथीन को हम लोग हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 473 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं तो वो निर्माण करता है इथेन का, जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से हम लोग संकलन अभिक्रिया करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में रूपांतरित कर देते हैं। तो बच्चों अगला हमारा प्रश्न है वो है साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वर्ष के लिए, क्योंकि ये कई वर्षों से पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक निकाल के कि साबुन और अपमार्जक में अंतर अक्सर पूछते रहता है। तो बच्चों पहले साबुन और अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले चर्चा करें साबुन का। तो बच्चों ये क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। और वहीं पे अपमार्जक का बात करें तो ये होते हैं सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। इसमें अंतर बात करें तो एक अंतर ये परिभाषा से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा अंतर का बात करें तो ये आसानी से झाग नहीं बनाता है। साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता है, लेकिन अपमार्जक आसानी से झाग बना देता है। और क्या होता है कि साबुन का सांद्रता क्या होता है, बहुत कम होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। और अपमार्जक का सांद्रता बहुत क्या उसके तुलना में ज़्यादा होता है, आसानी से पिघल जाता है। तो बच्चों अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि सर समझ में आ रहा है। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे सर दिक्कत है, तो आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है। बच्चों एक प्रोसेस है, जब एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है जिसका फार्मूला क्या होता है CH3COO2H5। तो इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से एस्टर का निर्माण एथेनोइक अम्ल से किया जाता है कि जब एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारा एस्टर का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया है, इसकी सहायता से हम लोग एस्टर का निर्माण करते हैं। अगला हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा हुआ है, पिछले कई सेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध से कार्बन जुड़े होते हैं उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दूसरा अंतर का बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह के सदस्य आते हैं और
असंतुलित हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के सदस्य आते हैं। इसका बात करें संतुलित हाइड्रोकार्बन का बात करें तो बच्चों संतुलित हाइड्रोकार्बन का एल्केन में एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और असंतुलित हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इस तरह से हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप बुक वगैरह में भी इससे भी ज़्यादा अंतर आप देख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट अगर दो चीज़ों को समझ में आ जाता है तो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना आसानी से हम लोग सक्षम हो जाते हैं, कर भी लेते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का ये सारे जितने भी प्रश्न बताए गए सारे के सारे क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्पेशल आज के लिए इस चैप्टर से बताया गया जो प्रश्न है उसको जरूर बार बार अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें ताकि अच्छा समझ में आ जा सके और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है। इस सेशन में 2026 में ये प्रश्न जितने ही बताए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो के अगले क्लास के लिए तब तक इंतज़ार करें। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।